नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, साथ ही बात करेंगे तेलंगाना की सियासत की। सबसे पहले बात भारत बंद की। ज़रई क़ानूनों की मुखालिफत में 13 दिन से दिल्ली की सरहदों पर मुजाहरा कर रहे किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। 20 सियासी जमातों और 10 ट्रेड यूनियंस ने इसे सपोर्ट किया। किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया, फिर अपनी बात के मुताबिक 3 बजे सड़कों से हट गए। उधर आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि भारत बंद में डरी बीजेपी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को नज़रबंद कर दिया। इसी बीच शाम को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मरकज़ी हुकूमत ने 9 स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन हमने ऐसा होने नहीं दिया। हम किसानों के साथ हैं, हम किसी के भी दबाव में नहीं आने वाले हैं। इसके बाद से ही मरकज़ हमसे काफ़ी नाराज़ है। उन्होंने कहा कि किसानों ने 3 बजे से पहले ही हाईवे खाली करना शुरू कर दिया था। वहीं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मुजाहिरीन सड़कों से हट गए थे। सुबह 2 बजे लेन बंद की गई थी, उन्हें भी खोल दिया गया। इसी दौरान ज़रई कानूनों पर फैसले के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 12 दिन से एहतजाज कर रहे किसान कायदीन से पहली बार वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज रात मुलाकात की। ये न्यूज़ बुलेटिन की रिकॉर्डिंग तक भी जारी है। ICR भवन में चल रही इस मीटिंग में 13 किसान कायदीन पहुँचे हैं। कल यानी चारशंबे के रोज़ किसानों और हुकूमत के बीच 6वें राउंड की बातचीत होनी है और इससे पहले ही कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है। माना जा रहा है कि किसान एहतजाज को देखकर कोई फैसला लिया जा सकता है। हालांकि किसानों का कहना है कि कोई बीच का रास्ता नहीं है, हमें वज़ीर दाखिला से हाँ या ना में जवाब चाहिए। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने कहा था कि कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। आप आ जाइए, आप बताइए। आप नहीं सर, मैं झूठ नहीं बताऊंगा सर। एक मिनट सर, एक मिनट सर आ जाइए। आप किसको बताएंगे उसको लेके जाऊंगा, आप किसको बताएंगे उसको मैं लेके जाऊंगा। सर आ जाइए। मुझे होशियार होशियार होशियार, बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक, बीजेपी गो बैक गो बैक गो बैक। किखो काइन बातिल करो बातिल करो बातिल करो, किखो काइन बातिल करो बातिल करो बातिल करो, किखो काइन बातिल करो बातिल करो बातिल करो। नरेंद्र मोदी होशियार होशियार होशियार, नरेंद्र मोदी होशियार होशियार होशियार, नरेंद्र मोदी होशियार होशियार होशियार। सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, MHA के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है, ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा,
उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। ये वीडियोस आप सबने देखी है। कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री से मिलने गए उनको भी नहीं मिलने दिया गया और भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बिठाकर उनकी आवभगत की जा रही है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, कोई नहीं जा सकता। यहां तक कि घर की मेड भी मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस के लोगों से जब बात की गई तो वो भी प्राइवेट में अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये कह रहे हैं कि साहब आप यहां पे पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे, इससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि कल दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को तुरंत बताया गया कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने चारों तरफ से मुख्यमंत्री के घर को रोका हुआ है, घेरा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर की। और दिल्ली पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं सीधे ऑर्डर ऊपर एमएचए से आए हुए हैं कि जब तक किसानों का ये प्रोटेस्ट चल रहा है अरविंद केजरीवाल को इसके घर में ही रखो। तो आज हमारे मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि किसानों के जरिए किए गए भारत बंद को सियासी जमातों की हिमायत एक मुनाफिकत है। जावड़ेकर ने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हुकूमत ज़राअती पैदावार मंडी कमेटियाँ ने एपीएमसी को ख़त्म करने के लिए कानून लाई थी। ठेके पर खेती बाड़ी भी उन पार्टियों के ज़ेर इख्तियार कई रियासतों में नाफिज की गई थी। मरकज़ की बीजेपी हुकूमत के ज़रिए ज़रई असलाहत के नाम पर बनाए गए नए 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज, किसानों के भारत बंद की हिमायत में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कायदीन व कारकुनों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगल को कहा कि किसानों की यह तहरीक आपकी थाली और अपनी थैली भरने वालों के दरमियान की लड़ाई है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने मंगल को किसानों के भारत बंद की हिमायत में रियासत की सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी के ज़िमन में अपने एक ट्वीट में लिखा कि किसानों का साथ देने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कारकुनों और जिम्मेदारों को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जा रहा है। सख्त ठंड में सड़कों पर बैठे किसानों के लिए खेती, किसानी और एमएसपी बचाने के लिए ये करो या मरो की लड़ाई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कांग्रेस कारकुनान आखिरी दम तक किसानों के साथ हैं। जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगाकर हमारी थाली भरते हैं, उन किसानों को बीजेपी हुकूमत अपने अरबपति दोस्तों की थैली भरने के दबाव में भटका हुआ बता रही है। उन्होंने लिखा कि यह जद्दोजहद आपकी थाली भरने वालों और अरबपतियों की थैली भरने वालों के दरमियान है। कांग्रेस लीडर ने सभी तबकात के अफराद से किसानों का साथ देने की अपील भी की। अब बात करते हैं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की। प्रोपेगेंडा की चादर में क्या सही इन्फॉर्मेशन है और क्या गलत खबर पता नहीं चलता, इसीलिए कीमतों में इजाफा दिखाई नहीं देता या फिर इसको एक मामूली बात साबित कर दिया जाता है। प्रोपेगेंडा हर सतह पर जारी है। मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन के जरिए प्रोपेगेंडा का काम आसान हो गया है। मोदी नवाज और हुकूमत नवाज प्रोपेगेंडा मिशनरी पूरी तरह सरगर्म है। लेकिन इस दौरान सिर्फ पिछले 15 से 20 दिनों में ईंधन की कीमतों में 15 मरतबा इजाफा कर दिया गया। इस तरह आज हिंदुस्तान भर में ईंधन यानी फ्यूल आज़म तरीन मैक्सिमम कीमतों पर फरोख्त हो रहा है और पहले ही तबाह हाल शहरियों की जेब काटी जा रही है। याद रहे कि आलमी तेल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें भी कुछ ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि ये तो काफ़ी कम है। फ़ी बैरल कीमतें $50 के करीब है, लेकिन इसके बावजूद रिटेल शरहों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और इजाफी कीमतों पर ही शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है। मार्च 2020 में आम शहरी फ़ी लीटर 30 रुपये टैक्स की शक्ल में हुकूमत को अदा कर रहे थे और आज फ़ी लीटर हर शहरी 60 रुपये हुकूमत की जेब में डाल रहा है। और याद रहे कि हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ के करीब है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुकूमत आवाम की जेब से कितने हज़ार करोड़ ज़ायद लूट रही है। माहिरीन माशियात का मानना है कि कीमतों में कमी से बेरोज़गारी बढ़ेगी
और ये बातें एक दूसरे से जुड़ी हैं। लेकिन हर अहम चीज़ की कीमतों में इजाफे के बावजूद आज मुल्क में बेरोज़गारी भी अपने उरूज पर है। ये बात किसी के हजम नहीं हो पाती। अगर कीमतों में इजाफा होता है तो इससे बेरोज़गारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आता। फिर बढ़ी हुई कीमतों से हासिल होने वाली आमदनी का हुकूमत क्या करती है, ये भी वाज़ेह है। हुकूमत कॉरपोरेट घरानों को हज़ारों करोड़ की सब्सिडी दे रही है, और जबकि आवाम से कहा जाता है कि वो मामूली गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी ना ले। मोदी हुकूमत की इस उल्टी माशी पॉलिसियों ने कई माहिरीन माशियात को भी कन्फ्यूज़ कर दिया है, और जो इस पर सवाल उठाते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ईंधन की कीमतों में इजाफे के लिए एक अलहदा इदारे को इख्तियारात दिए जा चुके हैं, और हुकूमत साफ सीधे इनकार कर रही है कि इसमें इसकी मुदाखलत नहीं है, जबकि ऐसे कई इदारे हैं जिसमें हुकूमत ने रास्त मुदाखलत की है, जैसा कि RBI। कई मामलात में अदलिया को भी नहीं बख्शा गया, और साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस मीडिया के रूबरू शिकायत लेकर पहुंच गए थे। अब हुकूमत पर है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में मुदाखलत करे और ईंधन की कीमतों में कमी लाए, क्योंकि यही भाजपा हुकूमत जब अपोजिशन में हुआ करती तो ईंधन की कीमतों में मामूली इजाफे पर भी आसमान सर पर उठा लिया था। देखते हैं मोदी सरकार अब इस मामले पर लब कब खोलती है। अब बात तेलंगाना की सियासत की करते हैं। तेलंगाना की सियासत में वाज़े तब्दीली देखने को मिल रही है। हालिया इंतखाबी मंजरनामे ने सूरत हाल को कुछ हद तक वाज़े किया है, लेकिन अभी से ये नहीं कहा जा सकता कि तेलंगाना में सियासी ऊंट किस जानिब रवा है। TRS हुकूमत को इस बात का खौफ है कि कहीं वो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार तो नहीं है, जबकि नौज़ायदा अपोजिशन अभी से भागने की तैयारी में है, बल्कि चाहती है कि वो ये रेस जीत भी लेगी। बज़ाहिर नारंगी मास्क और लॉबी की ताईद याफ्ता अपोजिशन तमाम कील कांटों से लैस हुकूमत से लोहा लेने के लिए तैयार मालूम होती है। तेलंगाना या साबिक आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक के शुमाली हिस्सों में एक मखसूस लॉबी का हमेशा ही सियासी दबदबा रहा है। ये मखसूस तबका आज पड़ोसी आंध्र प्रदेश में बरसर इख्तिदार है। इससे पहले भी यही तबका मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में काफ़ी अरसे तक इख्तिदार पर कायम रहा। यही तबका नज़्म व नस्ख में भी अच्छी हालत में है और बेहतर पोजीशन पर भी, लेकिन तेलंगाना के क़याम के बाद से इस तबके को दूसरी सफ़ में खड़ा रहना पड़ रहा है, जो कि इस पूरी लॉबी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आज यही तबका जो काफ़ी दहों से इख्तिदार पर रह चुका है, नौज़ायदा अपोजिशन के पस पर्दा खड़ा हुआ नज़र आता है। इंतखाबात में भी, दुबा के इंतखाबात में भी पसे पर्दा इसी नहज पर काम हुआ कि और KCR को इस लॉबी का और इस तबके का दुश्मन और गैर दोस्त कहा गया। दुबाका के बाद GHMC में भी इस तबके को इसी लाइन पर वोट देने के लिए आमादा किया गया। आला ज़ात और काफ़ी अरसे से इख्तिदार में रहने वाले तबके ने GHMC इंतखाबात में यही काट खेला और कामयाबी हासिल की। इस नई ग्रुप बंदी के लिए फ़िरका वाराना सियासत चेहरा हो गई, क्योंकि यही इख्तिदार की तरफ एक आसान रास्ता है। तेलंगाना में अक़लियतों की आबादी का तनासुब साफ तौर पर नज़र आता है, उनकी मौजूदगी भी अवामी महाज पर झलकती है, और ये फ़िरका वाराना सियासत के लिए एक अच्छा ग्राउंड भी साबित हो सकती है। अगर मौजूदा हुकूमत इस सूरत हाल के लिए भरपूर तैयारी और हमा तरफ़ा हिकमत अमली नहीं बनाती है तो वो एक मखसूस तबके के इशारों पर होगी। याद रहे कि इख्तिदार से दूरी इस तबके के लिए काफ़ी गिरा है। पहल रेवंत रेड्डी की क़यादत में यह तबका आगे बढ़ रहा था, लेकिन KCR ने एक स्टिंग वीडियो के ज़रिए रेवंत रेड्डी और उनके साथ खड़े अफराद की ताकत को कमज़ोर कर दिया, और 2 से 3 ऑनस्लॉट इस तबके का, इस 2-3 साल में इस तबके का जो ऑनस्लॉट है वो थमसा गया। अब ये तबका BJP के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। आइंदा दिनों में सियासी मंजर की धुंधलाहट और भी साफ होगी। नागार्जुना सागर के इंतखाबात भी सामने हैं। KCR जो कि वेल्मा लीडर हैं, किस तरह इस मसले का हल निकालते हैं, ये उनकी सियासी समझबूझ का इम्तिहान होगा। एक जानिब MIM है और दूसरी जानिब पूरी लॉबी। क्या KCR की हालत भी बिहार के नीतीश कुमार जैसी होगी, या फिर वो हालात को भांपकर कोई हिकमत अमली बना रहे हैं? उम्मीद है कि KCR ने अपने लिए और इख्तिदार के लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा।
अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ 81 लाख के पार हो गया। 4 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15,54,211 लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच ब्रिटेन में मंगल के रोज़ से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। यहाँ की 90 साल की मार्गरेट किनन फाइजर वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली शख्स बन गई हैं। उन्हें सेंट्रल इंग्लैंड के लोकल काउंटी हॉस्पिटल में ये टीका लगाया गया। वहीं हांगकांग में मंगल से फिर से सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। शाम 6 बजे के बाद लोग रेस्टोरेंट नहीं जा सकेंगे। जिम और सैलून बंद रहेंगे। हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव कैरी लॉम का कहना है कि नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे पास पाबंदियां लागू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हांगकांग में अब तक 7,076 मामले सामने आए हैं और 112 मुतासिरीन की जान गई है। इसी दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन को ज़रूरी यानी मैंडेटरी नहीं किया जाना चाहिए। WHO ने कहा कि बेहतर ये होगा कि इसका इस्तेमाल मेरिट की बुनियाद पर किया जाए। इसे कंपलसरी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिनको ज़रूरत है उन्हें ज़रूर दी जानी चाहिए। अब हमें ये देखना होगा कि मुल्क इस वैक्सीन का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। दूसरी तरफ UN के हेल्थ एजेंसी ने इसे मैंडेटरी करने को कहा। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे फ्रांस ने भी साफ कर दिया है कि 15 दिसंबर को लॉकडाउन हटाए जाने की तवक्को बिल्कुल कम है। फ्रेंच हेल्थ मिनिस्ट्री के अफसर जेरोम सैलोमन ने कहा कि हमने बहुत मुश्किल वक्त का सामना किया है। अब हालात काबू में आ रहे हैं तो हम लॉकडाउन हटाने का रिस्क नहीं ले सकते। फ्रांस में 6 हफ्ते का लॉकडाउन 15 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। 4 हफ्ते पहले तक हर दिन करीब 50,000 मरीज मिल रहे थे। अब ये तादाद 11,000 तक पहुंच गई है। इसलिए हुकूमत का मानना है कि इसे जल्द हटाने से हालात फिर ख़राब हो सकते हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों से कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलों में कमी और सेहतमंद होने वालों की तादाद में बेहतरी से एक्टिव केसेस की तादाद में कमी वाक़ होते जा रही है और उनकी शरह 4% से कम हो गई है। गुज़िश्ता 30 नवंबर से कोरोना के यौमिया मामले 35,000 के आसपास आ रहे थे, लेकिन अब ये 30,000 से भी कम हो गए हैं। मंगल के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा आदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26,567 नए मामला सामने आए, जिससे मुतासरीन की कुल तादाद 97,03,000 के करीब हो गई। इसी मुद्दत के दौरान 39,045 मरीजों की शिफायाबी की वजह से रिकवरी रेट बढ़कर 94.69% हो गया और एक्टिव केसेस में 12,863 की कमी की वजह से इसकी शरह 3.96% पर आ गई है। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद अब बढ़कर 91,78,000 के पार हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 3,83,000 है। इसी दौरान 385 मरीजों की अमवात के साथ मरने वालों की मजमूई तादाद 1,40,958 हो गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 682 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,74,540 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,477 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 761 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,65,367 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 7,696 है, जिनमें से 5,634 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 55,645 मायने किए गए हैं, ताहम 457 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 58,68,233 नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC के हुदूद में 119 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामलात रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। नोबेल इनाम याफ्ता जेनिफर डोडना ने खास तरह का कोविड टेस्ट डेवलप किया है। ये 5 मिनट में बताता है कि सैंपल में कोरोना वायरस की तादाद कितनी है। टेस्टिंग में जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल किया गया है। जर्नल साइंस में पब्लिश रिसर्च के मुताबिक कोविड टेस्ट में जिस CRISPR जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल किया गया है, इसे अमेरिकी साइंटिस्ट जेनिफर डोडना ने डेवलप किया है। जेनिफर को इसी के लिए इस साल केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये टेस्ट बड़े लेवल पर लोगों के लिए मुहैया होता है तो घरों में कोविड टेस्टिंग करना आसान हो सकेगा।
इंसान से इसलिए सैंपल पर जीन एडिटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये टूल बताता है कि सैंपल में कोरोना के कितने वायरस हैं। टेस्टिंग के दौरान इस टूल की मदद से सैंपल में कोरोना के खास तरह के आरएनए का पता लगाया जाता है। टेस्ट के दौरान ही ये आरएनए फ्लोरेसेंट पार्टिकल्स रिलीज करता है, जो मोबाइल कैमरे की मदद से निकलने वाले लेजर लाइट के राब्ते में आने पर रोशनी बिखेरता है। अगर सैंपल में ऐसा होता है तो वायरस होने की तस्दीक होती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। कम से कम वक्त में वायरस की जांच करने वाली क्विक टेस्टिंग से ही वक्त पर इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। ऐसा होने पर ही इलाज तेजी से शुरू किया जा सकता है और जानें बचाई जा सकती है। वबा की शुरुआत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि कोरोना इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए टेस्ट सबसे जरूरी है। हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म होने वाला है। रूस और चीन के बाद यूके ने भी अपने यहां वैक्सीन को सिक्योर कर लिया है। वहीं हिंदुस्तान में भी 3 वैक्सीन ने अपने लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि इस पर रेगुलेटर जल्द ही फैसला लेगा और उसके बाद जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का अमल तेज किया जाएगा। हिंदुस्तान में इमरजेंसी अप्रूवल मांगने वालों में अमेरिकी कंपनी फाइजर भी शामिल है, जिसने जर्मनी की एक और कंपनी बायोएनटेक के बनाए mRNA वैक्सीन बनाई है। फाइजर के ट्रायल्स हिंदुस्तान में नहीं हुए हैं। इस वजह से ड्रग रेगुलेटर उसे हिंदुस्तान में कुछ लोगों पर ट्रायल्स के लिए कह सकता है। वहीं 7 दिसंबर को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने भी अपने अपने वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। दोनों की ही वैक्सीन हिंदुस्तान में फेज 3 ट्रायल्स में है। SII ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का प्रोडक्शन करने का करार किया है। इसके यूके और ब्राजील में चले ट्रायल्स के नतीजे आ गए हैं। मरकजी हुकूमत के वैक्सीन लैंडस्केप के मुताबिक इस वक्त हिंदुस्तान में 9 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इसमें 3 वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज यानी फिलहाल लैब्स में है। इसके अलावा 6 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स के किसी न किसी फेज में है। So now let me give you a brief eye view of the Indian landscape of COVID-19 vaccines. There are 8 vaccines that we would be talking about. This slide talks of 5. पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। तीसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव डी, ये डीएनए प्लेटफॉर्म पर आधारित वैक्सीन है। चौथी वैक्सीन जो विदेशी वैक्सीन है लेकिन हिंदुस्तान में जिसके निर्माण की योजना है वो स्पुतनिक वी है, ये ह्यूमन एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पर है। जो पांचवी वैक्सीन है वो NVX-CoV2373 है, ये प्रोटीन सब यूनिट के प्लेटफॉर्म पर है। छठी वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन, ये बायोलॉजिकल इवेंट्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्माण की जाएगी। सातवीं वैक्सीन है HGCO19, ये मैसेंजर आरएनए के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड वैक्सीन है। ये लगभग वही प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्ना और फाइजर ने अपनाया है विदेश में। आठवीं वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड रेबीज वेक्टर प्लेटफॉर्म, ये रीपर्पस्ड प्लेटफॉर्म है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इन सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन के अनुसंधान में लगे हुए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से स्वयं बात की है और उनका प्रोत्साहन किया है ताकि वो इस कार्य को और अधिक तेजी से और गुणवत्ता से कर सकें। तो अगर इसको समराइज करना हो तो 3 हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं, एक वैक्सीन 6 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं। 9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने डिटेल। So now let me give you a brief eye view of the Indian। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII मरकजी हुकूमत के साथ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाली है। इसके मुताबिक हुकूमत को एक डोज 250 रुपये में दिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान में कोविशील्ड के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है और हुकूमत
ने इशारे दिए हैं कि जल्द ही इस पर कोई फैसला हो सकता है। इमरजेंसी अप्रूवल की प्रोसेस को पहले ही तेजी दे दी गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जनवरी से मुल्क में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है। हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट ने ही इसके फेज 2 और 3 के ट्रायल्स करवाए हैं। एसआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदार पूनावाला ने पहले भी कहा था कि वैक्सीन का एक डोज हिंदुस्तान के प्राइवेट मार्केट में 1000 रुपये में मौजूद होगा। हुकूमत के साथ बड़े पैमाने पर सप्लाई डील कम कीमत पर होगी। शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि ये वैक्सीन $3 यानी 225 रुपये से 250 रुपये में हुकूमत को मुहैया कराई जाएगी। पूनावाला ने यह भी कहा था कि उनका फोकस सबसे पहले हिंदुस्तान में वैक्सीन को सप्लाई करने पर है। हिंदुस्तान में 97 लाख से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। अमेरिका के बाद दुनिया भर में पॉजिटिव केसेस के मामले में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है। इस वक्त फाइजर के वैक्सीन ने भी हिंदुस्तान में इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। हालांकि उसके वैक्सीन की कीमत 1450 रुपये पर डोज के आसपास रहने की उम्मीद है। फाइजर ने कहा कि अगर हुकूमत के बड़े पैमाने पर कोई सप्लाई डील होती है तो कीमत कम भी हो सकती है। मशरक़ी लद्दाख में सरहद पर तातुल को और कम करने के लिए चीन और हिंदुस्तान कोशा हैं और दोनों ममालिक मुज़ाकरात के अगले दौर के लिए खुसूसी इंतजाम करने पर मुशावरत करेंगे। मंगल के रोज़ एक सीनियर चीनी ओहदेदार ने यह बात बताई। चीन और हिंदुस्तान की अफवाज ने मई के शुरू में सरहदी तातुल को हल करने के लिए 6 नवंबर को कोर कमांडर सतह की 8वें दौर की मीटिंग की थी। जब ये पूछा गया कि मुज़ाकरात का अगला मरहला कब होगा, चीनी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान हुआ चैनजिंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन और हिंदुस्तान सरहदी मामले पर सिफारती और फौजी ज़राए से बातचीत कर रहे हैं और हम सरहद पर तातुल को और कम करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा इत्तेफाक राय के निफाज की बुनियाद पर हम मज़ीद मुज़ाकरात के लिए खुसूसी इंतजाम करने पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 5G नेटवर्क को बरवक्त शुरू करने पर जोर देते हुए आज कहा कि इससे मुल्क के आवाम को बाइख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर-ए-आज़म ने हिंदुस्तान को टेली कम्युनिकेशंस के साजो सामान, डिज़ाइन और तैयारी के लिए आलमी मरकज़ बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर देते हुए कहा कि तकनीकी अपग्रेडेशन की वजह से हैंडसेट्स और गैजेट्स को बार बार बदलने का कल्चर एक चैलेंज है। उन्होंने मुस्तकबिल में लंबी छलांग लगाने के लिए 5G नेटवर्क को वक्त पर शुरू करने और लाखों हिंदुस्तानियों को बाइख्तियार बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। A student learn from his teacher without being in the classroom. A patient. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने आज कहा कि मोबाइल 2G हुकूमत से 30 करोड़ सारिफीन को स्मार्टफोन्स में मुंतकिल करने के लिए जल्द ठोस पॉलिसी बनाने की दरख्वास्त की गई है। मुल्क की मारूफ टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने आज चौथी इंडिया मोबाइल कांग्रेस से वर्चुअल खिताब करते हुए 29 करोड़ हिंदुस्तानियों की हालत पर तशवीश का इजहार किया जो अब भी डिजिटल दुनिया में 2G टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर मजबूर है। उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त करते हुए कहा कि वो इस सिमत में जल्द ठोस कदम उठाए ताकि ये सारिफीन मुल्क की डिजिटल मईशत से वाबस्ता होकर उसका फ़ायदा उठा सके। ऑस्ट्रेलिया ने 3 T20 की सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को 12 रनों से हरा दिया। ये मैच भले ही टीम इंडिया ने गंवा दिया लेकिन सीरीज पर उसने 2-1 से कब्जा कर लिया है। इसी के साथ हिंदुस्तानी टीम ने लगातार 5वीं T20 सीरीज जीत ली। हिंदुस्तान 6 सीरीज से हारा नहीं है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में हिंदुस्तानी टीम 7 विकेट गंवाकर 174 रन ही बना सकी। मैच में ग्लेन मैक्सवेल को 3 लाइव्स मिली जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और 54 रन की पारी खेली। हिंदुस्तानी टीम के लिए कप्तान विराट कोहली ने 61 बॉल पर सबसे ज़्यादा 85 रन की पारी खेली। ये उनकी T20 करियर की 25वीं 50 रही। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्पिनर मिशेल स्वेप्सन ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।